दामोदर राना का वक्त आ पहुंचा है। उसने कहा, मैंने सुना है वह शहर छोड़कर भागने वाला है। इस बात का कोई स्पष्ट संकेत मिला है? नहीं, लेकिन यह अफवाह बड़े जोर शोर से फैली हुई है। उसकी जगह लेने के लिए बाहर से कोई आ रहा है या उसके अपने ही गिरोह का कोई आदमी उसकी जगह लेगा? पता नहीं। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, कल फ़ोन करना, तब तक शायद मैं कोई ठोस बात पता कर सकूं। ठीक है। मैंने दूसरे सोर्स से संबंध स्थापित किया। अजय, वह उत्तेजित स्वर में बोला, तुम जिंदा हो? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? यह था। मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए था क्या? पता नहीं क्यों कल शाम से दिलावर मरखना सांड हो रहा है। वह तो वो हमेशा ही रहता है। ओ नहीं, अब से कोई 2 घंटे पहले उसने अपने आदमियों को आदेश दिया है कि तुम्हें देखते ही शूट कर दे। तुम्हें पूरे शहर में ढूंढा जा रहा है। मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए कहीं भाग जाओ। अच्छा, ऐसा ही करूँगा, मैं बोला। बाय द वे, कल शाम से अब तक तुमने दिलावर की शक्ल खुद भी देखी है? नहीं, लेकिन मैंने सुना है उसका एक्सीडेंट हो गया था और चेहरे पर मामूली चोटें आई हैं। मैं हंस पड़ा। एक्सीडेंट? हाँ, उसने कहा। सिर फिर एकाएक उसका स्वर उत्तेजित हो गया। ओह, अब मैं समझा दिलावर क्यों तुम्हारे खून का प्यासा हो रहा है। एक्सीडेंट नहीं, हकीकत में वह तुम्हारे हाथों अपनी दुर्गति का करा बैठा है। मुझे क्यों खाम खा दोष देते हो? मुझ में इतना हौसला और करामात क्या है? मैं जानता हूँ तुम बड़े करामाती हो उस्ताद। अच्छा, खैर छोड़ो। यह बताओ, दामोदर राना के गिरोह में हो रहे फसाद के बारे में कोई नई बात मालूम हुई? सुना है कि दामोदर राना का पुलंदा बंधने वाला है। यह तो मैंने भी सुना है, लेकिन पुलंदा बांध कौन रहा है? उसका अपना ही कोई आदमी है या कोई बाहरी ताकत है? मेरे ख्याल से यह शुभ काम दिलावर करने वाला है। मैंने मन ही मन दिलावर को मोटी गाली दी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, गिरोह के आदमी उसे इस कदर पसंद तो नहीं करते हैं। प्रगट में मैं बोला, इसी बात ने तो मुझे भी चकरा रखा है। तब तो जाहिर है ऐसा होने की कोई तगड़ी वजह होगी। ज़रूर होनी चाहिए, वह बोला। वैसे दिलावर के अत्यधिक विश्वास पात्रों में एक और भी अफवाह है। क्या? उसे किसी ऐसे आदमी का सहयोग प्राप्त है जो बहुत ही ज़्यादा असरदार और पहुंच वाला है। ऐसा आदमी कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लगे रहो, मैं फिर फ़ोन करूँगा। फ़ोन करने लायक बने रहना चाहते हो तो फ़ौरन शहर छोड़ दो या चुपचाप कहीं 7 तौलों में बंद होकर बैठ जाओ। ऐसा ही करूँगा। फ़ोन डिस्कनेक्ट करके मैंने मोनिका का नंबर डायल किया। हेलो। संबंध स्थापित होने पर उसकी आवाज़ सुनाई दी। अजय बोल रहा हूँ, मैंने धीरे से कहा। ओह अच्छा रमोला, कैसी हो? मैं समझ गया वह अकेली नहीं थी। कुछ देर वह इसी तरह बातें करती रही जैसे मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड था। अच्छा रमोला, अंत में बोली। हाँ, 1 घंटे बाद ठीक रहेगा। मैंने संबंध विच्छेद करते हुए सोचा, अब नीलम को एक बार टटोलना चाहिए। नीना चाय लेकर आ पहुंची। चाय पीने के बाद मैंने उससे विदा ली। करीब आधा घंटे बाद मैं नीलम की कोठी के पोर्च में मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था। मैंने डोरबेल का बटन दबाया। दरवाज़ा खुद नीलम ने खोला। उसके चेहरे पर चिंता की स्पष्ट छाप थी। सांसों में ब्रांडी की गंध फूट रही थी। हेलो, मैं मुस्कुरा। नीलम ने मुस्कुराने की असफल कोशिश की। आओ, वह बोली। मैं उसके साथ ड्राइंग रूम में पहुंचा। सेंटर टेबल पर ब्रांडी का आधा भरा गिलास मौजूद था। बैठो, नीलम बोली। ड्रिंक लोगे? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने एक गिलास में ब्रांडी डाली
और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर मेरे सामने रख दिया। थैंक यू, मैं बोला। कॉटेज से कब लौटी? जिस दिन तुम वहाँ से आए थे उसी रोज़ रात में। नीलम ने ब्रांडी सिप करने के बाद कहा, तुम सुनाओ, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी अजय। बिल्कुल सही सलामत, वन पीस तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं उसके चेहरे पर निगाहें जमा कर बोला, दिनेश मर चुका है। उसका चिंतित चेहरा एकाएक विषादपूर्ण नजर आने लगा। मैंने नोट किया, उसके चेहरे पर ठीक वैसे ही भाव थे जैसे दिनेश की मौत की खबर सुनकर मोनिका के चेहरे पर उत्पन्न हुए थे। कितनी हत्याएं हो चुकी है, वह थके से व्यथित स्वर में बोली और आगे झुककर दोनों हथेलियों से अपनी कनपटियाँ दबाई। मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात से भारी सदमा पहुँचा होगा। वह तुम्हारा बेहतरीन दोस्त था। हाँ, लेकिन उसकी मौत की खबर से और भी बहुतों को भारी सदमा पहुँचा है। नीलम ने चोर नज़रों से मेरी ओर देखा। कॉटेज में सेंध लगाने वालों का कुछ पता चला? उस वार्तालाप का विषय बदलते हुए पूछा। हाँ, कौन थे? ठिकना मशहूर तिजोरी तोड़ एहसान खां था और लंबू अपना जगदीश प्रसाद। जगदीश? ओह, शायद